वाई वी नीड। इसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत उस वक्त पेश आई कि जब हम लोगों ने देखा कि अक्सर जो शॉप वगैरह होते हैं उनमें वो ज़्यादातर एक स्पेसिफिक एरिया में अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं, यानी उनका ऑनलाइन से कोई लिंक नहीं होता है। तो हमारी ये जो मोटिव है कि हम लोगों ने जो सॉफ्ट कोई ऐसे प्रोडक्ट बनाने का इरादा था हमारा कि जिससे लोग ऑनलाइन भी पूरी वर्ल्ड को ना कंट्रोल कर सकते हैं, यानी वो ऑर्डर पूरी वर्ल्ड के अंदर जितने भी कंट्रीज़ हैं, जितने भी शहर हैं, उन सारों का ऑर्डर रिसीव कर सकते हैं और सेंड भी कर सकते हैं। अब हम लोगों इसको रिजॉल्व किस तरह किया है, हम लोगों ने एक वेबसाइट, ऐप और डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाई है जो एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है, जिसमें हम लोगों ने एसक्यूएल लाइट डेटाबेस यूज़ किया है। इसमें हम लोगों का काम ये होना है कि वेबसाइट से कोई भी बंदा डेटा अगर एंट्री करे, वो ऑटोमेटिक जो डेटाबेस होगी उसमें डेस्कटॉप के अंदर वो बुकिंग हो जाएगी कि इस कस्टमर के ये प्रोडक्ट इसने परचेज़ किया और इसने ये एड्रेस है, ये इसकी सारी चीज़ें हैं, तो वो इजीली वो प्रोडक्ट वो परचेज़ कर सकता है। मॉड्यूल्स इसके 4 हैं: डेस्कटॉप एप्लीकेशन, कोरियर कंपनी इंटरेक्शन, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल ऐप। डेस्कटॉप एप्लीकेशन में इसकी जो फंक्शनैलिटीज़ वगैरह हैं कि वो उसमें प्रोडक्ट कोडिंग है, पार्टी है, इसके अलावा परचेज़ की एंट्री है, परचेज़ रिटर्न है, सेल है, सेल रिटर्न है, अकाउंट स्टेटमेंट है, आइटम लेजर है, इस तरह बाकी सारी जितने भी रिपोर्ट्स होती हैं वो सारी चीज़ें हैं। और जो कोरियर कंपनी इंटरेक्शन किया है कि जो हमें व्हाट्सएप पर या किसी फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह से जितने भी ऑर्डर्स वगैरह आते हैं उनको हम लोगों ने अगर सीओडी पार्सल, इसमें दो किस्म के होते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन में, एक सीओडी होता है, एक नॉन सीओडी। नॉन सीओडी होता है कि आपको पेमेंट पहले मिल गई होती है और आपने सिर्फ डिलीवरी करनी होती है। तो नॉन सीओडी में हम सिर्फ सिंपल अपने स्टोर करते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन पर। मगर अगर सीओडी पार्सल है ना तो वो हमें ऑनलाइन बुकिंग भी करनी पड़ती है। तो इन्हें एक ये भी इशू था कि जब ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो सॉफ्टवेयर में अलहदा एंट्री करनी पड़ती थी और वेबसाइट के ऊपर जाके कोरियर कंपनी के अलहदा। तो इसका जो सोल्यूशन निकाला है कि हम लोगों ने एक एपीआई के ज़रिए इसका जो डाटा है वो हम लोगों ने उसको पास करना है। उसके बाद वेब एप्लीकेशन में सिंपल यूज़र वेबसाइट पर विज़िट करके अपनी प्रोडक्ट जो डिस्क्रिप्शन वगैरह देख के ऐड टू कार्ट वगैरह करके परचेज़ कर सकता है। वो भी सीओडी भी कर सकता है, नॉन सीओडी भी। मगर उसके लिए फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन वगैरह करके, उसके एड्रेस वगैरह वेरीफाई करके उसके बाद ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा डेटाबेस में। मोबाइल ऐप में भी सेम यही कंडीशन है। क्योंकि मोबाइल ऐप और वेबसाइट आलमोस्ट इनके सिर्फ इंटरफेस और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह डिफरेंस होती हैं, मगर इनका जो कंसेप्ट होता है वो आलमोस्ट सेम है। इसमें हम लोगों ने जो टेक्नोलॉजी यूज़ की है उसमें विंडो 10 प्रो है और विजुअल स्टूडियो 2019 की है, उसकी फ्रेमवर्क 4.7 है। एसक्यूएल लाइट की जो वर्जन है 3 है। इसके अलावा काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर यूज़ किए जो इसमें नहीं लिखे हैं, क्योंकि जब तीन चार डेवलपमेंट इकट्ठे होनी है तो इसमें काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर होंगे, इसलिए मैंने अदर्स यूज़ किया है। अब इसमें डायग्राम्स हैं, यूज़ केस डायग्राम दो किस्म के होते हैं, एक बिहेवियरल डायग्राम होती है, एक स्ट्रक्चर। बिहेवियर में होती है 6 यूज़ केस डायग्राम, इंटरेक्शन, सीक्वेंस, कोलैबोरेशन, स्टेट चार्ट डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम। अब देखेंगे हम यूज़ केस डायग्राम। यूज़ केस डायग्राम में एक वेब कस्टमर है। इसमें दो यूज़ केस हैं, एक व्यू आइटम, मेक परचेस, चेकआउट, क्लाइंट रजिस्टर। व्यू आइटम, इसमें ये देखें हम लोगों ने एक इंक्लूड लगाया है, एक दो इंक्लूड लगाए हैं। इंक्लूड हम लोग उस वक्त लगाते हैं कि अगर हम लोगों ने परचेज़ करना तो हम व्यू आइटम भी करते हैं और चेकआउट भी करते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे इसको इंक्लूड लगाया कि जब हम लोगों ने कोई भी चीज़ परचेज़ करनी है तो वो जाहिर सी बात है वो लाजमी करेंगे हम व्यू आइटम। और न्यू कस्टमर क्लाइंट रजिस्टर करेगा और क्रेडेंशियल इंफॉर्मेशन के एक हम लोगों ने एक्टर रखा है जो करेक्ट यूज़र होगा, क्रेडेंशियल इंफॉर्मेशन उसकी करेक्ट होगी, व्यू आइटम भी कर सकता है, चेकआउट भी कर सकता है और क्रेडिट पेमेंट भी कर सकता है, यानी उसकी पेमेंट उधार भी हो सकती है चेक करते हुए, यानी नॉन सीओडी पार्सल जिसे हम कह सकते हैं। वो मोबाइल पेमेंट यानी इजी पैसा वगैरह के ज़रिए भी पेमेंट कर सकता है।
एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन, एडमिनिस्ट्रेटर सिंपल लॉगिन करके वो जो एडमिनिस्ट्रेटर जब ये इंक्लूड है, इसका मतलब ये है कि जब तक एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन नहीं होगा तो ये जब उस वक्त तक ये एडमिनिस्ट्रेटर के फंक्शन को एक्सेस नहीं कर सकता है। तो इसके फंक्शन कौन कौन से हैं? मैनेज यूज़र कर सकता है, मैनेज सेल कर सकता है, चार्जेस अकाउंट कर सकता है परचेज के, मैनेज इन्वेंटरी कर सकता है, मैनेज सप्लायर कर सकता है, मैनेज कस्टमर। ये जो मैनेज का है इसमें वो सेल को डिलीट भी कर सकता है, अपडेट, वो जो फंक्शन होते हैं वो सारे परफॉर्म कर सकता है। इसमें एक मैंने फंक्शन लगाया एपीआई वेब कोरियर सर्विसेज एक्सटेंड। एक्सटेंड का मतलब ये यहाँ पर ये है कि ज़रूरी नहीं है कि जब भी वो बुकिंग करे तो उससे एपीआई यानी जो ऑनलाइन बुकिंग करनी हो, जिस तरह सीओडी में मैंने कहा था कि ज़रूरत होती है। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है, यानी जो फंक्शन हमें ज़रूरी नहीं होता, हम कभी कभार ऑप्शनल चीज़ें होती हैं उसको हम एक्सटेंड से जाहिर करते हैं, इसलिए हम लोगों ने यहाँ एक्सटेंड यूज़ किया है। ऐप कस्टमर में क्या है कि वो जो ऑथेंटिकेशन यूज़र होगा वो व्यू आइटम भी कर सकता है, परचेज भी कर सकता है, चेकआउट भी कर सकता है। सेम उसकी जैसी फंक्शनैलिटी है वेब जैसी, जिस तरह मैंने बताया है। इंटरेक्शन डायग्राम दो किस्म की होती हैं, एक सीक्वेंस और कैलिब्रेशन। सीक्वेंस में हम फ्लो को चेक करते हैं कि डाटा किस किस तरह, कहने का मतलब है कि हमारे कौन कौन सेक्शन किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, और कैलिब्रेशन में किस तरह वो इंटरेक्ट कर रहे हैं। जिस तरह इसमें हम लोगों ने ये सीक्वेंस डायग्राम इसलिए 3 बनाई है ना, क्योंकि जो सीक्वेंस डायग्राम था वो काफ़ी लेंथी हो जाता पूरे सिस्टम का। तो हमारे जो मॉड्यूल थे 3 स्पेसिफिक, एपीआई तो सिंपल, उसकी कोई इंटरेक्शन डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी सीक्वेंस, क्योंकि वो सिंपल एपीआई की तरह एक बटन के ऊपर हम लोगों ने लिंक लगा के वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसलिए वहाँ पर ज़रूरत नहीं थी सीक्वेंस डायग्राम की, इसलिए हम लोगों ने 3 सीक्वेंस डायग्राम बनाई है। इसमें 4 मेन फंक्शन है, एडमिनिस्ट्रेटर, सेल, स्टॉक, जनरेट बिल। ये जो लूप लगाया इसका मतलब ये है कि उस वक्त तक परफॉर्म करेगा जब भी कोई न्यू ऑर्डर आएगा, उस वक्त ये जो पार्ट है वो हमेशा परफॉर्म करेगा। उसमें क्या होगा कि हम लोगों ने सेल में सर्च किया आइटम, चेक किया कि उसने फिर चेक किया, सेल के पास हम लोगों ने एंट्री की है, उसने चेक किया स्टॉक में से वो है, तो अगर वो ट्रू है तो वो आगे कन्फर्म ऑर्डर कर देगा, उसके बाद जनरेट बिल कर देगा, उसकी जो आउटपुट होगी वो यहाँ पर शो हो जाएगी। उसके बाद है वेब एप्लीकेशन। इसमें भी एक लूप लगाया है, यानी वो हर ऑर्डर के अगेंस्ट वो सर्चिंग करके, अगर हम वेबसाइट पे जाते हैं तो सर्च करते हैं बार बार और देखते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है, इसकी प्राइस क्या है, इसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह क्या है, तो वो हर सर्च के अगेंस्ट वो टास्क परफॉर्म होगा, इसलिए हम लोगों ने यहाँ लूप यूज़ किया। उसके बाद हम लोग वो परचेज करते हैं, डिस्प्ले प्राइस इंफॉर्मेशन वगैरह आ जाती है वो स्क्रीन पर, अथोराइज प्राइस चेक करता है चेकआउट करते हुए। एथोराइज परचेज का मतलब यहाँ पर ये है कि वो चेक करता है कि इसके मोबाइल नंबर सही हैं, इसने क्रेडेंशियल सही एंट्री की है या नहीं की है। डिस्प्ले सेलेक्टेड आइटम्स, इन जो भी आइटम की डिस्क्रिप्शन चेक करने होते हैं वो डिस्प्ले हो जाते हैं स्क्रीन पे, और कन्फर्मेशन मैसेज भी डिस्प्ले हो जाता है, वो जिस तरह हम मैसेज बॉक्स के ऊपर शो करवाते हैं। और उसके बाद हम चेक कर लेते हैं कि वो आपने जो बुकिंग करवाई है वो कैश ऑन डिलीवरी करवानी है या नॉन सीओडी है। मोबाइल ऐप एप्लीकेशन में एज इट इज़ है कि हर सर्च के अगेंस्ट एक लूप चलेगा, उसके बाद चेक स्पेसिफिकेशन वो कर सकता है, उसके बाद चेकआउट करेगा, चेक पेमेंट मेथड में वो चेक करेगा सीओडी करना है नॉन सीओडी, उसके बाद नोटिफिकेशन उसके परचेज के इंफॉर्मेशन में इंटरफेस पे शो हो जाएगा, और ऑटोमेटिक अपडेट का जो ऑर्डर स्टेटस है वो अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। वो जो चेकआउट करते हुए जैसे हम चेकआउट करने लगते हैं वो हमें बता देता है आपने कौन कौन सी प्रोडक्ट चेकआउट किए हैं। और इसमें हम लोगों ने क्रेडेंशियल इसलिए नहीं यूज़ किया है ना मोबाइल ऐप में, क्योंकि जब यूज़र ने ऐप डाउनलोड करना है ना, वो क्रेडेंशियल हम लोगों ने उसकी लॉगिन ऑटोमेटिक सेव करवा लेनी है मोबाइल पर। कोलैबोरेशन डायग्राम के कोलैबोरेट कर किस तरह कर रहे हैं हमारे जो फंक्शनैलिटीज़ वगैरह हैं। पहली फंक्शन के अगर हम लोगों ने ये हम लोगों ने कोलैबोरेशन डायग्राम बनाई है कि एक चीज़ प्रोडक्ट करने परचेज करने के लिए हम क्या क्या परफॉर्म होते हैं, फंक्शन किस तरह होते हैं।
तो सबसे पहले रिक्वेस्ट ऑर्डर जाता है, उसके बाद वो कस्टमर रिकॉर्ड चेक करता है क्या ये कस्टमर ने लॉगिन किया है या नहीं किया है, वो सारी चीज़ें चेक करता है। उसके बाद अगर वो अनरजिस्टर्ड कस्टमर है तो वो उसे कह देता है ये नहीं हो सकता, पहले रजिस्टर कर लो, यानी अपनी ऑथेंटिकेशन दे दो। उसके बाद फोर्थ में क्या होता है कि वो फोर्थ स्टेप क्या होता है, वो सर्च स्टॉक कर लेता है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वो ऑटोमेटिक फोर्थ स्टेप पर आ जाएगा, सर्च स्टॉक करेगा। अगर स्टॉक नहीं मिला है तो वो उसे मैसेज भेज देगा, ये जो 5 स्टेप है कि कस्टमर रिकॉर्ड नॉट फाउंड, और वो एक सिंपल अपोलॉजीज का मैसेज दे देगा कि हमारे पास स्टॉक अभी अवेलेबल नहीं है। उसके बाद अगर वो मिल जाए तो अपडेट कर देगा रिकॉर्ड और कंफर्म ऑर्डर कर देगा। और नेक्स्ट में लास्ट में है कि जो मैनेजर होता है वो सारी जो परफॉर्मेंस होती है वो मैनेज देख भी सकता है कि कौन क्या कर रहा है, कि हमारे कितने प्रोडक्ट सेल हो गए। स्टेट चार्ट डायग्राम कि हम लोगों ने मेन जो फंक्शनैलिटीज़ वगैरह किस तरह क्या हो रही हैं, कि हम लोगों ने एक रिसीव ऑर्डर किया है, ठीक है। अगर वो अनप्रोसेस है तो रिजेक्टेड ऑर्डर जाके ये जो लास्ट साइन होता है क्लोज का, अगर वो ऑर्डर फुलफिल है तो एक्सेप्टेड करता है, ऑर्डर को प्रोसेस करता है और डिलीवर कर देता है। एक्टिविटी डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम में कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया है, उसके बाद उसको प्रोसेस करते हैं। अगर वो ऑर्डर फॉल्स है, जब अगर कोई प्रोसेस कंप्लीट ना हो और अचानक से यानी ख़त्म हो जाए तो हम उसके साथ ये सिंबल यूज़ करते हैं। अगर वो सही हो उसकी क्रेडेंशियल वगैरह तो अगर ये यानी इट मीन्स क्रेडेंशियल से मुराद उसके लॉगिन वगैरह सही हो, हमारे पास वो स्टॉक मौजूद हो, तो हम उसकी बुकिंग कर लेते हैं और डिलीवरी ऑर्डर कर देते हैं। अपडेट ऑर्डर आता है, उसके बाद बिल कस्टमर और रिसीव ऑर्डर। रिसीव ऑर्डर करते हैं, पेमेंट सेक्शन हम चेक करते हैं, पेमेंट सेक्शन वगैरह में चेक करते हैं, बिल जनरेट हो जाता है, उसके बाद हम चेक करते हैं। रिसीव ऑर्डर में हम फ़ौरन चेक करते हैं कि ये सीओडी है नॉन सीओडी, और बिल कस्टमर जनरेट कर देते हैं और पेमेंट सिलेक्शन वगैरह चेक कर लेते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर डायग्राम, जिस तरह मैंने पीछे बताया था कि क्लास डायग्राम होती है, उसमें ऑब्जेक्ट, कंपोनेंट एंड डिप्लॉयमेंट। क्लास डायग्राम में हम लोगों ने डिफरेंट क्लास के एंटिटी बनाए हुए हैं, ऐप, वेब यूज़र, शॉपिंग कार्ड, स्टॉक आइटम, प्रोडक्ट, पेमेंट, अकाउंट स्टेटमेंट, कस्टमर। एक वेब ऐप और वेब कस्टमर क्या कर सकता है कि एक वेबसाइट में या तो उसके 0 कस्टमर होंगे या तो बहुत सारे कस्टमर होंगे, यानी एक लॉगिन आईडी पे एक कस्टमर होंगे। और शॉपिंग कार्ट में वो शॉपिंग भी कर सकता है, वो अकाउंट स्टेटमेंट वगैरह सारी चीज़ें जिस तरह इंटरलिंक है, एग्रीगेशन यूज़ किया, कंपोजिशन वगैरह यूज़ किया। ऑब्जेक्ट डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम में हम बताते हैं कि हम लोगों के जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरह इंटर रिलेट कर रहे हैं। इसमें पार्टी, बैंक है, कस्टमर है, पार्टी है, ये सारे पार्टी से रिलेटेड हैं। प्रोडक्ट पार्टी, सप्लायर पार्टी। हम लोगों ने पार्टी में कैटेगरीज वगैरह रखी हैं, तो पार्टीज के जो ऑब्जेक्ट बनाए हैं वो किस तरह एक दूसरे से इंटर रिलेट कर रहे हैं, वो इसमें बताया गया है। कंपोनेंट डायग्राम, कंपोनेंट डायग्राम में एक वही डेटाबेस है सेंट्रलाइज, उसमें कस्टमर, प्रोडक्ट, पार्टी, एडमिनिस्ट्रेटर, सप्लायर, वो किस तरह इंटर रिलेट कर रहे हैं, वो किस तरह अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हैं इसमें। डिप्लॉयमेंट डायग्राम, डिप्लॉयमेंट डायग्राम में डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, यानी हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है। एक कोरियर पोर्टल है जिसके ज़रिए हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन के डाटा एपीआई के थ्रू ट्रांसफ़र करेंगे। ऐप क्लाइंट हो सकता है, वेब क्लाइंट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें किससे रिलेट होंगी, ऐप और वेब की। वेब होस्टिंग होगी, वेब या ऐप होस्टिंग होगी। ये एक सिंगल लाइन ना शायद मिस हो गई है, जिसकी वजह से ये लाइन मिस है, क्योंकि ये जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है वो इससे रिलेट है। एक लाइन थी यहाँ पे, वो शायद
जब इसके बोल्ड वगैरह किया ना तो रिमूव हो गई है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।